हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपीपी कांस्टेबल का जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये मॉडरेट लेवल का रहेगा, यानी आपको ढेर सारे यहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, लास्ट तक जो है क्लास को जरूर देखिएगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आप जो है पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा, ठीक है। हमारे सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो है लेटर सीरीज का। तो देखिए, जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो उस सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको जो है हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ ये होता है कि हम टोटल लेटर काउंट कर लें कि यहाँ पर हैं कितने। तो अगर आप इस सीरीज में टोटल लेटर काउंट करोगे तो यहाँ पर टोटल लेटर जो है 20 हैं, ठीक है। अब जब टोटल लेटर 20 हैं तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग बनेगी वो या तो 4 की बनेगी या फिर 5 की बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 की ग्रुपिंग यहाँ पर बना के देखते हैं। तो यहाँ पर जब 4 जो है 4-4 लेटर के जो है बीच में कट लगा दीजिएगा, ठीक है, जिससे सारे ग्रुप अलग-अलग हो जाएँ। तो ये हमने जो है कट लगा दिए, यहाँ सारे ग्रुप अलग-अलग हो गए। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं। अब पहले ग्रुप का अगर तीसरा लेटर देखें तो कौन सा है? ओ। दूसरे ग्रुप का तीसरा लेटर एन है, तीसरे ग्रुप का एम है और चौथे ग्रुप का पी है। और इसी तरीके से जो सारे ग्रुप यहाँ पर अलग-अलग हमें तीसरे लेटर मिल रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पर सारे ही ग्रुप अलग आ रहे हैं। तो एक बार जो है हम अपना पाँचवाँ 5 लीटर का ग्रुप भी बनाकर देख लेंगे, ठीक है? तो इसको हम इरेज़ कर देते हैं। अब हम एक बार 5 का जो है ग्रुप यहाँ पर बना के देखते हैं, कि शायद हो सकता है 5 की ग्रुपिंग चल रही हो। तो देखिए, 5 लेटर काउंट कर लीजिएगा, यानी यहाँ पी तक होगा, इसके आगे क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ एम से पहले क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में पी तक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है? अब देखते हैं क्या सारे ग्रुप यहाँ पर समान हैं या फिर अलग-अलग। देखिए, इस पहला अगर दूसरा लेटर यहाँ पर देखें, तो पहले ग्रुप का दूसरा लेटर एन है, दूसरे ग्रुप का भी दूसरा लेटर एन है, तीसरे ग्रुप का हमें पता नहीं है और चौथे ग्रुप का भी तीसरा लेटर एन है, दूसरा लेटर, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेटर देखते हैं। तो पहले ग्रुप का देखिए पी है, सेकंड ग्रुप का पता नहीं है, थर्ड ग्रुप का भी पी है। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों ये सारे ही ग्रुप हमें समान लग रहे हैं। अब जब समान होंगे तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरा लास्ट वाला ग्रुप है, इसमें पहला लेटर कौन सा है? एम। यानी यहाँ पर हमारा जो पहला लेटर आ जाएगा वो कौन सा आएगा? एम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, एन के बाद ओ आया है। तो यहाँ पर जरा देखिए, दूसरा जो हमारा ग्रुप है, इसके इसमें एन के बाद डबल ओ आया है। इसका मतलब एन के बाद डबल ओ आएगा तो यहाँ पर ओ कम है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप जो बन गया वो बन गया एम एन डबल ओ पी, ठीक है, एम एन डबल ओ पी। अब देख लीजिए, पहले में क्या कम है? एम कम है, ठीक है। और लास्ट में पी कम है दूसरे वाले ग्रुप में। फिर तीसरे ग्रुप में एन आ जाएगा और ओ आ जाएगा। और चौथे ग्रुप में हमारा ओ आ जाएगा और पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप हमारा बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा है? एम ओ एम पी एन। एम ओ एम पी एन जिसमें हैगा वही हमारा सही होगा। तो देखिए, एम ओ एम पी एन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमेशा जो है आप ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, जो कि ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। और ये हमारे पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, वह वह यानी कौन? मोहन, ठीक है। यानी वह किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है। और कहा गया है उसकी दादी माँ। उसकी दादी माँ यानी किसकी? सागर की, ठीक है। तो इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले सागर, तो ये हमने सागर को बना लिया, ठीक है। अब सागर की दादी माँ बनाना है, तो दादी माँ कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर आप नंबरिंग कर लिया कीजिए, ठीक है। वह यानी सागर तो पहला ही था, ठीक है। उसके बाद उसकी दादी माँ दूसरी थी। फिर इकलौते पुत्र ये तीसरा हो गया। और इकलौते साले ये चौथा हो गया, ठीक है। का भांजा यानी ये पांचवा हो गया। तो जो फैमिली ट्री हमारा खत्म होगा वो 5 नंबर पे खत्म होगा। तो देखिए, सागर ये हो गया पहला, ठीक है। ये हो गया पहला। अब इसकी दादी माँ बनानी है, यानी इसके पिता की माँ होंगी। तो ये हो गया इसके पिता, और पिता की माँ बनाएंगे तो ये हो गई पिता की माँ। अब पिता की माँ यानी दादी माँ ये हो गई दूसरी, ठीक है। उसके बाद कहा गया था दादी माँ के इकलौते पुत्र। तो देखिए, दादी माँ का जो इकलौता पुत्र होगा वो सागर के पिताजी ही होंगे, यानी यही 3 नंबर होंगे, ठीक है। अब इनके इकलौते साले, अब इनके इकलौते साले बनाने हैं सागर के पिता के, यानी जो इसकी सागर की माता होंगी, ठीक है, ये माता हो गई। इनका जो भाई होगा, ये इनका भाई हो गया। यही कौन होगा? ये होगा 4 नंबर, ठीक है। यानी कि सागर के पिता के साले हो जाएंगे, इकलौते साले। इकलौते साले का भांजा, अब देखिए, इकलौते साले का भांजा कौन होता है? बहन का लड़का ही होता है। यानी जो मोहन है, इसकी बहन का लड़का, यानी सागर का भाई ही हो जाएगा ये,
ठीक है, ये मोहन हो जाएगा और ये 5 नंबर है। यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब देखिए हमसे रिलेशन पूछा है, सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी सागर मोहन का कौन है, सागर मोहन का भाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा एक रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं ओर से 13वें नंबर पर है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया बाएं छोर से 13वां स्थान, यानी यहाँ पर कौन है, माया। ठीक है, ये हो गई माया। उसके बाद कहा गया है मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है। ठीक है, मौली को दाएं से हम 23वें नंबर पर बनाते हैं। ये मौली हो गई दाएं से 23वें नंबर पर। ठीक है, मौली। अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा भी पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह दूसरा बनेगा या नहीं बनेगा। ये कौन थी, माया थी। ठीक है, और ये मौली हो जाएगी, यानी कि ओवरलैप वाला जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, मौली। अब देखते हैं हमारा कौन सा डायग्राम सही होगा। तो देखिए आगे कहा गया है माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है, यानी माया के दाएं तीसरे नंबर पर कौन है, मौली। अब देखिए माया के दाएं तीसरे नंबर पर पहले वाले फिगर में है। माया के दाएं मौली जो है दाएं रहेगी कहाँ, पहले वाले फिगर में। तो यहाँ से दूसरा फिगर जो है वो हट गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हर बार आपको दो दो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अब दाएं तीसरा, माया के दाएं तीसरा है, यानी ये बीच की दूरी हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर कुल पंक्ति में लड़कियां बतानी है कितनी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट तक टोटल दूरी जो है वो काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए लेफ्ट से ये जो माया थी 13वें नंबर पर, यानी ये दूरी हो गई 13 की। फिर बीच की दूरी देखते हैं तो ये दूरी कितनी है, 3 की दूरी है, तो 3 की हो गई। उसके बाद फिर ये इधर देखते हैं राइट साइड में जो है मौली कितनी थी, 23वें नंबर पर, यानी ये दूरी हो गई 23 की। सभी को जब जब ऐड कर लेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 39। ठीक है, 39। अब ये 39 देखिए यहाँ पर लड़कियां नहीं है, 39 की यहाँ पर दूरी आई है। और दूरी में हमेशा दूरी से एक कम जो है व्यक्ति बैठता है, यानी इसमें एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो व्यक्ति यानी लड़कियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 38, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे हमें सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हमेशा आप ऑप्शन से किया कीजिए। देखिए पहले में ऑप्शन अगर देखें तो 3 नंबर से शुरुआत हुई है, 3 नंबर पे कौन सा है, बादल। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए बादल बनेगा, उसके बाद 2 नंबर आया है, बादल के बाद क्या होगी, वर्षा। तो बादल के बाद वर्षा हो सकती है, बिल्कुल सही है। और वर्षा के बाद 1 नंबर आया है, यानी महासागर। अब देखिए बादल से वर्षा, वर्षा सीधे महासागर में नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर नदी भी है। ठीक है, और वैसे भी बादल से पहले आएगा मानसून। ठीक है, मानसून आएगा तभी तो बादल बनेगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ सही नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन 1 नंबर से शुरू है, यानी महासागर। अब देखिए बड़े से छोटे की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन महासागर के बाद तीसरा देखिए आया है बादल। तो महासागर से डायरेक्ट बादल बन गया है, बादल से डायरेक्ट फिर हो जाएगी वर्षा। ठीक है, और वर्षा वर्षा के बाद 5 नंबर आया यानी मानसून। तो वर्षा के बाद मानसून थोड़ी ना आएगा। ठीक है, मानसून तो वर्षा से पहले आता है, तो बी नंबर भी हट गया। अब 5 नंबर में देखिए सबसे पहले मानसून, तो ये 5 नंबर से जरूर शुरुआत होगी क्योंकि सबसे पहले मानसून आएगा। अब देखिए मानसून के बाद क्या बनेगा, मानसून के बाद बादल बनेगा या फिर वर्षा होगी, क्योंकि पहले तीसरे ऑप्शन में दूसरा जो है 3 नंबर है और चौथे ऑप्शन में दूसरा है। ठीक है, तो 5 के बाद मानसून के बाद सीधे बादल बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। तो मानसून के बाद बादल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मानसून के बाद बादल बनेगा, बादल के बाद वर्षा होगी, और वर्षा के बाद जो है वर्षा का पानी नदी में जाएगा, और नदी से पानी कहाँ जाएगा, महासागर में। तो ये जो है हमारा सार्थक क्रम रहेगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये जो है हमारा एक कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व धारणा में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 ही प्रकार की पूर्व धारणाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी सही नहीं होती। वो कौन सी होती है, देखिए एक पूर्व धारणा वो जो कथन का विरोध करे। ठीक है, कौन सी, जो कथन का विरोध करे वो कभी भी पूर्व धारणा सही नहीं होगी। ठीक है, वो कभी भी सही नहीं होगी। दूसरी पूर्व धारणा वो सही नहीं होगी जो कि इलॉजिकल हो। ठीक है, यानी कि कथन से ही संबंधित ना हो, कथन में कुछ और कह रहा हो और पूर्व धारणा में कुछ और कह रहा हो, तो वो धारणा पूर्व धारणा कभी भी सही नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, यदि आप मुझे परेशान करते हो तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। ठीक है, बच्चा उसे परेशान कर रहा है अपनी माँ को, तो माँ ने कहा है आप मुझे परेशान करते हो तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, अब पहली पूर्वधारणा कह रही है चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर देगा। देखिए ये जानकारी जो है स्टेटमेंट के फेवर में है, उसका विरोध नहीं कर रही, क्योंकि वो डांट क्यों रही है, क्योंकि डांट इसीलिए रही है कि बच्चा उसे परेशान करना बंद कर दे। ठीक है, इसका मतलब पहली पूर्वधारणा तो हमारी जो है वो
अंतर्निहित है। अच्छा, दूसरी कहते हैं सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। तो देखिए सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं ऐसा कहीं भी कथन में नहीं कहा गया है। और दूसरी बात देखिए सभी बच्चे शरारती होते भी नहीं है, कुछ कुछ जो है शांत स्वभाव के भी होते हैं। तो दूसरी पूर्ण धारणा अंतर्निहित नहीं होगी, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि केवल पूर्ण धारणा एक अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक हमारा अरिथमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। कैसे? भाग को देखना है आपको, किसका अर्थ हमारा भाग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, भाग। ठीक है, यानी जहां जहां गुणा होगा वहां क्या हो जाएगा, भाग। तो देखिए 12 गुणे 34 लिखा है पहले वाले ऑप्शन में। तो अगर यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो क्या 12 34 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आगे कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं आया है। तो 12 से पहले देखिए क्या मल्टीप्लाई आया है, प्लस आया है, और प्लस का अर्थ है माइनस, यानी इसके आगे मल्टीप्लाई भी नहीं आया। तो ये इक्वेशन कभी भी हमारी सही नहीं हो सकती, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर पॉइंट में बनेगी और यहाँ पर वैल्यू जो लिखी है वो पूरी पूरी लिखी है। तो ये हमारा नहीं बन सकता। अब बी में देखते हैं, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ तो आया ही नहीं है डिवाइड वाला, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे तो 112 और 44 के बीच में मल्टीप्लाई आया है, यानी यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए क्या 112 44 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? अब 44 की टेबल तो आपको याद नहीं होगी, तो छोटी संख्या से इसको काटते हैं। देखिए 11 से अगर काट दें, 11 चौके 44, क्या 112 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब डी देखते हैं, तो देखिए गुणा यहाँ लगा है 2 गुणे 6, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या 2 6 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो आगे देखते हैं क्या मल्टीप्लाई आया है, देखिए माइनस लगा है, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा। ठीक है, यानी इसके आगे गुणा आया है, तो ये इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 64 गुणे 2/6। ठीक है, अच्छा इसको काट देखिए क्या कट रहा है, ये 2 3 6। अब 3 से देखिए 64 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी इक्वेशन पूरी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा राइट हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे चेक कर लो, लेकिन आप एग्जाम में इसे चेक मत करने बैठ जाना, जब तीनों ही गलत हो जाएंगे तो एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हालांकि इसको हम देख के सही कर लेते हैं पूरा। डिवाइड का अर्थ है जोड़ना, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस का अर्थ है गुणा, तो 44 और 5 के बीच गुणा आ जाएगा, और प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 44 की गुणा 5 से, तो हमारा आ जाएगा 220। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 220। अब आगे क्या है, प्लस 8, 220 प्लस 8 माइनस 25। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए 220 में हम 8 जोड़ेंगे तो 228 हो जाएगा, 228 में 25 घटाएंगे तो 203 हमारा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा एक नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले 17 लिखा है, बाद में 72। इस जैसे बताना है 17 का संबंध 72 से है, इसी तरह 21 का संबंध 88 से है। तो ऐसे कौन से दो ऑप्शन यहाँ पर दो नंबर होंगे जिनका वही संबंध होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 से 72 बना है, तो 17 छोटी संख्या है, 72 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे बनेगी भाई? या तो मल्टीप्लाई करने पर बनेगी या फिर स्क्वायर करने पर बनेगी। ठीक है, अब स्क्वायर तो इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा 289, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 17 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम 72 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 17 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चक्कू 68 हो जाएगा, और 68 में अगर 4 जोड़ दें तो हमारा ये 72 बन जाएगा। अब देखें क्या यही लॉजिक हमारा आगे भी चल रहा है? तो देखिए 21 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 84 आ जाएगा, और 84 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 88 बन जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिक चल रहा है। अब हमें देखना है कि ऐसा लॉजिक हमारा किस में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ए जो है 25 चक्कू 100, यहाँ पर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 ऐड नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन कभी नहीं बन सकता। अगला देखते हैं बी, 23 चक्कू होता है 92। ठीक है, अब 23 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 92, और 92 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 96। ठीक है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, विषम छांटना यहाँ पर कौन सा है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहले कुछ लेटर लिखे हैं, उसके बाद नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि उसी से कुछ लॉजिक समझ आएगा। तो दो, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की 3 होती है। अब ये हो गया 23। अच्छा देखिए यहाँ जो नंबर लिखा है वो लिखा है 576। अब नीचे उसके देखते हैं 361, फिर 729, फिर 289, यानी यहाँ पर सभी के सभी नंबर जो है वो किसी न किसी के स्क्वायर हैं। ठीक है, अब देखिए 576 जो हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए एच लिखा है, यानी ए
और 1 और 8 18 हो जाएगा और ये होता है 19 का स्क्वायर। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो उससे एक बढ़ा करके नंबर का स्क्वायर कर दिया गया बाद में। तो 18 है यहाँ पर बना, तो 18 के बाद 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। अब देखिए बी और जी यानी ये होगा 27। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर होना चाहिए था यानी 784, जबकि यहाँ पर 27 का ही स्क्वायर लिख दिया गया। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वही यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 1 6 यानी 16 हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जो था लेटर से एक बढ़ा करके लिखा गया था लेटर की प्लेस वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया, एक संख्या हमें दी गई है 6 2 5 9 1 4 8 3। ठीक है, कहा गया कि अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। ठीक है, यानी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अंक कौन कौन से हैं, देखिए 6 2 5 9 1 4 8 3। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो जब इनको हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब फिर 6। अब देखिए यहाँ 7 नहीं है तो 7 के बाद हम 8 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो है चेंज नहीं हुआ, जहाँ पर था वही है, और 8 नंबर चेंज नहीं हुआ, जहाँ था वही है, और बाकी सभी जो है सबके स्थान बदल गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही होगा, यानी 2 नंबर ऐसे होंगे जो कि चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक सिलॉग का क्वेश्चन है यानी कि न्याय निगमन। ठीक है, तो इसको देखिए आप हम 150 से लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सिलॉगिज्म की। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा, फिर आपको इसमें 150 लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कुछ ये कैसा स्टेटमेंट है पॉजिटिव, अब कुछ का मतलब होता है 50। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा पॉजिटिव में 50 रहता है। अच्छा ये जो है निगेटिव है नहीं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इसको काट लीजिए, सभी। सभी की जगह होगा कोई। ठीक है, कोई शिक्षक उपबोधक नहीं है, यानी जब हम निगेटिव में पढ़ते हैं तो सभी नहीं बोलते, कोई बोलते हैं। ठीक है, अब कोई का मतलब ये 100 हो गया। ठीक है, और निगेटिव में हमेशा ये 100 रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष बने हैं वो बने हैं उपबोधक और डॉक्टर के बीच। अब उपबोधक कहाँ है हमारा, दूसरे में, और डॉक्टर कहाँ है, पहले वाले में। इसका मतलब दोनों कथन को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जोड़ने की कंडीशन दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षक जो है वो कॉमन है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखिए इस वाले शिक्षक की दूसरे वाले 100 भी है, यानी ये डायरेक्ट जो है हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पहला पॉजिटिव था, दूसरा निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर हमेशा जो है निगेटिव निष्कर्ष ही बनाते हैं। ठीक है, तो पहला तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव कभी भी हमारा नहीं बन सकता, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कुछ डॉक्टर उपबोधक नहीं है, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर यहाँ पर कितने हैं 50, और यहाँ कुछ कुछ का मतलब 50 होता है, और नेगेटिव में उपबोधक कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो देखिए 150 की वैल्यू भी जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। डॉक्टर 50 है, ऊपर भी 50 है, उपबोधक 100 है, नीचे भी 100 है। इसका मतलब केवल दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर हमारा जो है एक कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन, यानी कारण और परिणाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, पहला कथन कह रहा है बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, स्कूलों ने क्या किया है, अपने वहां जो फास्ट फूड जैसे होते हैं चाउमीन बर्गर पिज्जा वगैरह, इनकी बिक्री पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। और दूसरे में कह रहा है युवाओं को मोटापे की उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है। यानी जो युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है वो उनकी खराब खाने की आदतों से बढ़ रहा है। वो जो है पिज्जा बर्गर और ये सब चीजें फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, तो बिल्कुल संबंधित हैं, क्योंकि फास्ट फूड को कुछ क्या किया गया है, खराब खाना बताया गया है, जिससे क्या बढ़ रहा है, मोटापा। तो अब युवाओं में पहले क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, जिसके कारण उनका जो है फास्ट फूड पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा जो है कारण है और पहला उसका प्रभाव है। ठीक है, भाई युवाओं में मोटापा बढ़ रहा है, ये कारण हो गया, और ये किसके कारण बढ़ रहा है, फास्ट फूड की अधिक ज्यादा खाने के कारण। ठीक है, तो अब फास्ट फूड की बिक्री पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा कारण और पहला उसका प्रभाव है। ठीक है, तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले अगले 12 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए कहा गया है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक उत्तर की ओर मुख करके एक कतार में बैठे हैं। ठीक है, तो 7 व्यक्ति यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है अरेंजमेंट बनाते हैं। पहला कह रहा है यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले हम यू को बैठाएंगे। ठीक है, ये यू हो गया, और ये किसके दाईं ओर है, टी के ठीक दाईं ओर, यानी टी इसके जस्ट
बाईं ओर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यू जो है टी के ठीक दाईं ओर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे अगला स्टेटमेंट कह रहा है आर क्यू और एस का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो एस के बाईं ओर तीसरा है वह एक किसरे पर है। अच्छा, यहाँ पर आर क्यू एस में से कोई भी नहीं है तो अभी हम ये अरेंजमेंट नहीं बना सकते, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए यू टी से मिलता ही कोई स्टेटमेंट हम पकड़ेंगे। तो आगे कहा गया टी वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ये जो टी है ये वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी वी जो है कहीं इधर बैठेगा बाईं तरफ, ये हो गया बी। और इसके दाईं ओर चौथा कौन है, टी, यानी एक, दो और ये तीन, और चौथा हो जाएगा टी। तो ये हो गया बी टी टी वी के दाईं ओर चौथा। अब देखिए जो हमने स्टेटमेंट छोड़ा था उसको अब हम बना लेते हैं। कहा गया था आर क्यू एवं एस का पड़ोसी है। तो आर क्यू और एस का पड़ोसी यानी तीनों एक ही साथ बैठेंगे। अब तीनों के बैठने की यही जगह यहाँ पर बच रही है, ठीक है। तो आर कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, और क्यू एस इसके क्या है, पड़ोसी। अब देखिए क्यू बाईं ओर हो सकता है और क्यू दाईं ओर भी हो सकता है। इसी प्रकार एस भी बाईं ओर हो सकता है और एस दाईं ओर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से एस की पोजीशन कैसे फिक्स होगी तो वो हम आगे देखते हैं। कहा गया वह व्यक्ति जो एस के बाईं ओर तीसरा है वह एक सिरे पर है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब एस के जो बाएं तीसरा बैठा है वो एक सिरे पर है। देखिए अगर आप इस दूसरे वाले व्यक्ति को एस मानते हो, यहाँ पर अगर एस को हम मानेंगे तो जो है इसके बाएं तीसरा कौन बैठेगा, जो एक सिरे पर बैठेगा, जो बाएं तीसरा होगा। अब यहाँ पर हमें पता है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 7। जबकि अगर हम यहाँ पर एस को मानते हैं यहाँ पर, तो इसके बाएं तीसरा जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या देखिए हो जाएगी 8। जबकि व्यक्तियों की संख्या जो है 7 ही है। इसका मतलब कभी भी एस यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर क्यू बैठेगा। अब एस की पोजीशन फिक्स हो गई कि एस कहाँ बैठेगा, एस बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। अब एस के बाएं तीसरा कौन है, 1 2 3 यानी कि वी। तो वी कहाँ है, बाएं किनारे पर। इसका मतलब अब वी के बाईं तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो अब एक ही व्यक्ति बचा है कौन, पी। तो पी कहाँ बैठेगा, पी बीच में कहीं बैठेगा नहीं, इसका मतलब वो बैठेगा दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पर। अब हमसे पूछा है तो पी का स्थान क्या है। देखिए पी का स्थान क्या है, एकदम दाईं ओर, यानी दाएं सिरे पर है। तो एकदम दाईं ओर यानी ये जो दूसरा वाला है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, एकदम दाईं ओर वाला वो जो है सही होगा। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। तो क्लास दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। अब अगला है हमारा कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। अब कथन निष्कर्ष में क्या होता है, देखिए निष्कर्ष हमेशा वही सही होते हैं जो डायरेक्ट कथन से निकले, जो डायरेक्ट कथन से निकले या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कथन से ही निकल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए कथन हम पढ़ते हैं। कहा गया यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे, ठीक है। और हम लोग मैच जीत गए हैं, ठीक है। कह रहा है यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे और हम मैच जीत गए हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ मैच खेला था। अब देखिए ये डायरेक्ट जो है कथन, जो निष्कर्ष है हमारा कथन से ही निकल रहा है, क्योंकि कथन में यही तो कहा गया था अगर सारे खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। और ये भी यही कह रहा है कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से मैच खेला है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कुछ खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से मैच नहीं खेला। अब इसके बारे में हमें क्या पता कुछ खिलाड़ियों ने मैच जो है पूरी क्षमता से खेला या नहीं खेला, ये बात तो कहीं भी कथन में नहीं कही गई, ठीक है। तो इसका मतलब केवल पहला निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमारा एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, कहा गया है किस कौन से समीकरण में ए को डी का भतीजा या भांजा दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जेंडर मेथड से यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर ए को डी का भतीजा या भांजा बनाना है तो भतीजा या भांजा जो होता है वो पुरुष ही होता है, यानी ए जो है वो हमेशा क्या होगा, एक पुरुष होगा, ठीक है। अब हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें ए क्या होगी, एक महिला होगी। तो देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है C5A। अब C5A का 5 का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, P5Q का मतलब है QP का पुत्र है। देखिए यहाँ पर जो है दूसरा वाला पहले का पुत्र है, ये ध्यान रखिएगा, QP का पुत्र है। तो यानी जैसे हमें लिखा है ऊपर वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा ए है तो ए C का पुत्र हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए क्या है, पुरुष। तो देखिए ये ऑप्शन बनाया जा सकता है क्योंकि ए को पुरुष ही बनाना है। अच्छा, दूसरा भी C5A है, यानी यहाँ भी ए पुरुष ही होगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं C3A लिखा है। तो 3 का मतलब देखिए यहाँ पर है P3Q का मतलब है QP की पुत्री है। अब क्यूब अगर पी की पुत्री है
तो यहाँ पर देखिए क्या हम पढ़ेंगे, ए सी की पुत्री है, यानी ए यहाँ पर पुत्री हो जाएगी महिला, जबकि हमें पता है ए कभी भी महिला नहीं हो सकती। और लास्ट वाले में भी लिखा C3A, यानी ए महिला हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो कभी भी नहीं बन सकता। तो अब ऑप्शन ए और बी बचा है, तो इसमें से कोई एक आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो लिखा है B9D। अब 9 का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, P9Q का अर्थ है PQ का भाई है, ठीक है, PQ का भाई है, यानी यहाँ हम पढ़ेंगे BD का भाई है। तो यहाँ पर फैमिली ट्री बनाते हैं, इसका B किसका भाई है, भाई यानी पुरुष होगा, किसका, D का भाई है, ठीक है। आगे कहा गया है D5C, तो 5 का मतलब यहाँ पर था QP का पुत्र है, यानी इसको हम पढ़ेंगे CD का पुत्र है। तो देखिए CD का पुत्र है, तो C को D के नीचे रखेंगे और ये पुत्र है यानी पुरुष हो जाएगा, CD का पुत्र हो गया। फिर आगे है C5 है, तो 5 का फिर से मतलब हो जाएगा QP का पुत्र है, यानी A C का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर A जो है C का पुत्र, यानी A को C के नीचे हम बना देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या A को A D का भांजा आ रहा है, देखिए A जो है वो D का पोता आ रहा है, इसके इसके पुत्र का पुत्र। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर भांजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अब इस ऑप्शन को जो है बनाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। हालांकि आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन तो 100% सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और यहाँ से कहा गया है उस वर्ग सेट का चयन करें जो निम्न वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है, यानी किसका ये जो है वेन आरेख सही से बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। अब पहला है डॉक्टर, माताएं, महिलाएं। देखिए तो यहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं, देखिए सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है। सभी माताएं महिलाएं होती हैं, यानी माताएं जो आएंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी, महिलाओं के अंदर। तो माताएं आ जाएंगी महिलाओं के अंदर। अब डॉक्टर और माता के बीच पढ़ते हैं तो क्या सभी माताएं डॉक्टर होती हैं, नहीं, लेकिन कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है। और ऊपर देखिए यही डायग्राम हमारा बना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट हो जाएगा। अच्छा, बी का डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, लड़के, बच्चे, इंसान। तो इंसान के अंदर जो है लड़कियां भी आ जाएंगी और बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ लड़की बच्चे जो है लड़कियां हो जाएंगी और कुछ लड़कियां बच्चे हो जाएंगी, यानी इन दोनों में ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगला है बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष। अब यहाँ पर देखिए पुरुष बीच में रहेगा और कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, बढ़ई हो जाएंगे और कुछ पुरुष डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अगला है पिता, बेटे, इंजीनियर। तो यहाँ भी देखिए इसी तरीके से बनेगा जैसे हमारा तीसरा बना है, बीच में इंजीनियर हो जाएगा, कुछ पिता इंजीनियर हो जाएंगे और कुछ बेटे इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही था हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पर एक जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है और पहले लेटर लिखे हैं डीजी। डीजी का संबंध 7 से है, एच एक्स का संबंध 48 से है, तो हमें बताना है एफ आर का संबंध किससे होगा। तो जब भी लेटर आएंगे तो वहां पर हम उसकी प्लेस वैल्यू ही सबसे पहले लिखेंगे। तो डी की 4, जी की 7। अब देखिए 47 से 7 कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए 47 से 7 हम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 7 4 11 हो जाएगा और 11 से 7 कैसे बनेगा, -4 करने पर, ठीक है। तो क्या ये लॉजिक आगे काम कर रहा है, देखिए 8 और 24। अब 8 और 24 को अगर हम जोड़ दें तो 24 8 हो जाएगा 32 और 32 में हमें जो 48 बनाने के लिए इसमें 16 जोड़ना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कुछ और हुआ था। तो ये लॉजिक तो हमारा काम करा नहीं। अगला देखिए लॉजिक 4 -7 कर सकते हैं, 3 आएगा, 3 का डबल करके 1 प्लस कर सकते हैं। तो 24 -8 कितना हो जाएगा हमारा 16 और 16 का डबल 32 और 32 में फिर से हमें बहुत ज्यादा 16 जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं और दूसरा क्या बना सकते हैं। देखिए अगर इनकी मल्टीप्लाई करा दें तो 4 सते 28, 28 बन जाएगा। अब देखिए 28 से 7 कैसे बनेगा, अगर इसमें हम 4 से भाग कर दें तो 7 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या ये लॉजिक चल रहा है हमारा। देखिए 24 और 8 की गुणा जब करेंगे तो 8 चक्कू हो जाएगा 32 और 8 दूनी 16 3 19, यानी इसमें अब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 अठे 32। तो यहाँ पर 48 भी बन गया, यानी पहले दोनों नंबर को गुणा करके फिर 4 से भाग कर दिया गया है। तो ये 6 है और ये 18 है, ठीक है। तो 18 और 6 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 108 और 108 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28, यानी यहाँ पर 27 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक हमारा दर्पण प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर हमें दी गई, इसका बताना है हमें दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। और दर्पण देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है, दर्पण MN रेखा पर रखा है, ठीक है, यानी कि इसके बाईं ओर रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो इधर साइड में बनेगी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको करेंगे, हम इसके हाथों की पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की इमेज कुछ बनी है। अब देखिए ये जो हाथ है इसका सीधा हाथ है, ठीक है? ये हाथ सीधा है, तो इसका जो ये हाथ होगा इधर वाला ये सीधा रहेगा। पास वाला पास में, दूर वाला दूर। अब ये दूर हाथ है, देखिए ये वाला जो हाथ है दूर है, ठीक है? तो ये दूर ही बनेगा और तिरछा बनेगा इस तरीके से। अब ऐसा देखिए हमारा किस फिगर में दिख रहा है? देखिए पहले में दोनों के हाथ नीचे हैं, बी में भी दोनों हाथ नीचे हैं। सी में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इधर वाला हाथ सीधा हो गया, इधर वाला तिरछा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर है, वही यहाँ पर राइट है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारा एक डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया यदि दिए गए तीनों पासे एक मानक पासे हैं, ठीक है? ये लाइन नोट करिएगा, तीनों पासे कैसे हैं? मानक पासे हैं, और ऊपरी सतह पर अंकों की संख्या सम है, ठीक है? यानी जो ऊपर नंबर है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर कोई सम नंबर आ रहा है। तो कहा गया तीनों पासों में निचली सतह पर आने वाली संख्याओं का योग क्या होगा? जो तीनों में निचली सतह पर नंबर आएगा उसका हमें योग बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊपर वाली सतह पर नंबर आएगा कौन। अब देखिए सम अंक है, यानी ऊपर 2 4 6 में से ही कोई अंक आएगा, 2 4 या फिर 6 में से, ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ पर 5 आ चुका है, तो इसके 5 के विपरीत यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है, मानक पासा में विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो अगर 5 2 के विपरीत 2 है तो कभी भी 2 ऊपर नहीं जा सकता, और 6 देखिए यहाँ पर दिख रहा है तो 6 भी कभी ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब ऊपर कौन सा नंबर होगा? 4 नंबर होगा, ठीक है? अच्छा यहाँ पर देखते हैं, देखिए 3 का विपरीत क्या है? 4 है, तो 4 कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। अब 5 का विपरीत 2 है, तो 2 भी कभी ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब बचा कौन? 6 नंबर, जो कि सम है, तो 6 नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अब इसमें देखिए 2 और 6 दोनों ही यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब 2 6 तो हो ही नहीं सकते, तो अब कौन सा नंबर बच गया? सम 4 नंबर, यानी ऊपर जाएगा 4 नंबर, ठीक है? अब यहाँ पर हमें निचली वाली सतह के अंकों का योग बताना है, यानी 4 का विपरीत। अच्छा देखिए ये मानक पासा है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ने पर ही 7 बनेगा, तो इसके निचली सतह पर 3 नंबर आएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब इन्हीं तीन ही नंबर को अगर हम जोड़ देंगे तो 3 1 4 3 7 बन जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी को आप 7 बना लीजिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है? और ये हमारा एक काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें काउंट करना है कुल आयतों की संख्या, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए आयत हम काउंट कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ये फिगर हमारे सामने मान लीजिए है, तो यहाँ पर हमने कुछ इसमें लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, ठीक है? ऐसे, इस तरीके से। अब हम करते क्या हैं, देखिए जो ऊपर जो है ये जो है कॉलम के नंबर हैं, सॉरी पंक्ति के नंबर, इनको नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, और इसके नीचे ये जो कॉलम के नंबर हैं, ये इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है? अब जो कॉलम के नंबर होते हैं उनको जोड़ लेंगे, और पंक्ति के नंबर को जोड़ लेंगे, और उन्हीं की आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहीं पर ये ऐसे हम कुल आयतों की संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 और ये 4, ऐसे इधर करेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए इनको अगर जोड़ेंगे इन सभी को तो कितना आ जाएगा? 10, ठीक है? ये आ गया 10। अब इसको भी सभी को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 10, ठीक है? तो 10 गुणे 10 हो जाएगा कितना? 100, ठीक है? यानी यहाँ पर इस बीच वाली फिगर में 100 आयत कुल हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोने पर हमें कुछ फिगर दिख रही हैं एक-एक। अब इस फिगर में जो है कुल आयत कितने होंगे? तो यहाँ पर जो है कुल आयत होते हैं 9, क्योंकि कुल आयत जब भी पूछेगा तो उसके अंदर वर्ग काउंट हो जाते हैं, और वर्ग तो काउंट ही होंगे, साथ में आयत जो होते हैं वो तो काउंट ही होते हैं, ठीक है? यानी कि वर्ग प्लस आयत दोनों ही होते हैं कुल आयत में। तो यहाँ पर 4 तो आयत जो है वर्ग हैं, और यहाँ सॉरी 5 जो है वर्ग हैं, और 4 यहाँ पर आयत होते हैं, यानी एक फिगर से 9 निकलेंगे कुल आयत, ठीक है? तो ऐसी फिगर कितनी है? 4, यानी कि 36 जो है आयत और निकलेंगे। तो टोटल हो जाएगा 136, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया एक सीरीज दी गई है, और इस सीरीज में बताना है कि क्वेश्चन नंबर की जगह पर कौन सा जो है ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कैसे जल्दी से इसको करेंगे। सबसे पहले आप पहला पहला लेटर कंपेयर कर लीजिए, तो जी के बाद देखिए आया है बी। तो यहाँ पर देखते हैं जी कहाँ है, पहले से जो है तीसरा, बाएं से तीसरा जी है, और उसके तुरंत बाद बी आया है, ठीक है? जी लिखा फिर बी लिखा। अच्छा बी के बाद देखिए पहला लेटर जो तीसरे में आया है वो डी आया है, तो इसके बी के तुरंत बाद देखिए डी आया है। इसके मतलब अब जो आगे वाला लेटर आएगा वो कौन सा आएगा? डी से तुरंत बाद वाला, यानी कि एम। तो यहाँ पर आ जाएगा एम, ठीक है? तो ये पहला लेटर हो गया। अब दूसरा देखिए डी आया है, डी के बाद एम आया है, तो डी कहाँ है? देखिए यहाँ पर डी था हमारा,
बाएं से पांचवा और डी के तुरंत बाद एम आया है, ठीक है। तो डी के बाद तुरंत बाद एम लिखा है, फिर उसके बाद तुरंत बाद 4 लिखा है अगले नंबर में, अगले ग्रुप में। तो यहाँ पर इसके तुरंत पड़ोस में 4 आया है, तो इसका मतलब आगे नंबर जो आएगा 4 के पड़ोस वाला एन आएगा, तो एम से पड़ोस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आर आया है, तीसरा देखते हैं आर और पी। तो आर देखिए कहाँ है हमारा, लास्ट में, सबसे लास्ट में देखिए दाएं सिरे पर है आर, और आर के तुरंत पहले आया है पी, ठीक है। तो आर पी होगा, पी के तुरंत बाद आया है कौन सा, एफ, 5, ठीक है, यानी पी से जो है बाद में आएगा 5। तो अब अगला जो आएगा 5 के तुरंत पड़ोस वाला आएगा यानी कि क्यू। तो ये सीरीज बन जाएगी एम एन क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस सीरीज को आप काफी आसानी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए